विनीता जी, कई चीजें हम क्यों डिस्कस करते हैं यही समझ में नहीं आता। अजय जी ने सही बात कही अभी। कोई भी राजनीतिक दल हो, 1947 से लेकर आज तक जब भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, सत्ता दल विपक्ष के पास जाता है। एक फॉर्मेलिटी है वो, जाके पूछना कि भाई आप हम हमारा हम आप हमको साथ दीजिए। विपक्ष भी कहता है कि सर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं। कोई किसी को मना नहीं करता। ये हमेशा होते आ रहा है। तो ये राजनाथ सिंह की जगह आप किसी दूसरे प्रकाश जावड़ेकर को भेज देते और उसके जगह यार आप किसी ऑर्डिनरी आदमी को, कैलाश विजयवर्गीय को भी भेज देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कांग्रेस के यहाँ राजनाथ सिंह जाएंगे तो थोड़ी मना करेंगे कि हम आपकी शक्ल नहीं देखते, खबरदार मेरे दरवाजे पे आए तो। वो बात होगी, वो कहेंगे कि ठीक है आपने बोला, आपने नाम अभी तक बताया नहीं, हम भी चाहते कि एक कॉन्सेंसस, हम भी हमारे पार्टी में बात करेंगे। एक फॉर्मेलिटी होती है ये। तो राजनाथ का जाना इसको कोई बड़े मायने नहीं है। हाँ, दो बातें क्लियर है कि कुछ शॉट है एनडीए के पास, वर्तमान में जो सरकार है उनके पास, और उन्होंने बहुत पहले, आज से 2 महीने पहले ये अपनी व्यवस्था कर ली है। वो अब एनडीए जो मोदी जी की सरकार है वो इसलिए नहीं चिंतित है कि अभी उनके पास नंबर कम है। नंबर उनके पास 65% से ज्यादा का है। जब नतीजे आएंगे, जब देख लेना। ऑलरेडी बीजू जनता दल से बात हुई है। बीजू जनता दल से बात ये नए रास्ते से हुई है, इसमें कोई पॉलिटिकल रास्ता नहीं है। एक अश्विनी वैष्णव करके रेलवे मंत्री है, वो उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। वहां से उन्होंने वीआरएस लेने के बाद कारपोरेट सेक्टर की दलाली की, लाइजनिंग करते थे। उसके बाद वो राज्यसभा आ गए, ओरिजिनल राजस्थान के रहने वाले हैं, पाली के। वर्तमान में या कई दिनों से, जब से बीजेडी रूल कर रही है, नवीन के पिताजी जब थे, बीजू दा, तब भी ओडिशा में नेता नाम का होता है और सरकार ब्यूरोक्रेट चलाता है। जब बीजू थे तब प्यारी अंकल हुआ करते थे, उनको सभी प्यारी कहते थे। हम हमारे जैसे पत्रकार भी जाके प्यारी अंकल ही कहते थे। वर्तमान में पांड्यान नाम का एक आईएएस ऑफिसर है जो पूरी सरकार चलाता है, पार्टी चलाता है, सब कुछ वही करता है। पांड्यान के और अश्विनी के बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत पुराने संबंध है। तो रास्ता ये खुला गया है कि आप राष्ट्रपति चुनाव में हमको साथ दे दीजिए, लोकसभा भले आमने सामने लड़ जाएंगे। क्योंकि इस बार लोकसभा भी बीजेपी को सीट नहीं लेने देना, ये बीजेडी ने तय कर लिया है। इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया है और 2017 में जो रिजल्ट आए थे जिला परिषद के, उसको एकदम टर्न आउट कर दिया। इस बार उन्होंने जिला परिषद की इलेक्शन भी बहुत सीरियसली ले ली, क्योंकि उनको पता है कि हमारी अभी जैसी राष्ट्रपति के टाइम की पूछ परख होती है, ये पूछ परख कंटिन्यू यदि बनी रहे तो हमें लोकसभा में हमारा प्रेशर ग्रुप चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो एक स्टेट परमानेंट हो गया है। दूसरा वाईएसआर रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस है, जगन रेड्डी की वहां प्रॉब्लम है। वहां बीजेपी नहीं है, वहां कांग्रेस, टीडीपी और वाईएसआर, ये है 3 प्लेयर है बड़े। वाईएसआर के ऊपर ऑलरेडी कई केसेस है। यहां हम बोलते हैं कि जो सीबीआई और ईडी के केसेस बहुत सारे दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। बीच बीच में कई बार राज्यसभा में वाईएसआर जगन रेड्डी ने बेल आउट किया है सरकार को, जिसके एवज में जगन रेड्डी के सारे ईडी के मामले अभी फाइल बंद ड्रॉवर में पड़ी हुई है। ये बंद ड्रॉवर में कंटिन्यू रहेगी यदि आप राज्यसभा में राष्ट्रपति में बेल आउट करते हैं। ये दोनों राज्य जब हो जाते हैं साथ में तो उनका परसेंटेज 65 क्रॉस कर लेता है। इसके बावजूद भी उन्होंने हर राज्य में जो इंडिपेंडेंट है विधायक, उनके लिए राज्य पार्टी को ऑथराइज किया है कि आप आपके राज्य में जितने इंडिपेंडेंट है, जैसे महाराष्ट्र में अभी 9 इंडिपेंडेंट का क्रॉस वोटिंग करवाया राज्यसभा के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि वो 9 वोट भी मिल जाए तो ऐसा करके भी एक परसेंटेज और बनता है। तो सभी स्टेट हेड्स को वो जिम्मेदारी दी है कि आपके यहाँ के इंडिपेंडेंट जितना आप साथ में ला सकते हो, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, सिर्फ बताने के लिए। अब आते हैं हम विपक्ष के ऊपर। तो कांग्रेस, बीजेपी का तो तय हुआ है और बीजेपी का नरेंद्र मोदी तय करेंगे। राष्ट्रपति वही होगा जो नरेंद्र मोदी के टोटल कहने में होगा, रबर स्टैंप होगा। इसलिए राजनाथ से लेके तमाम जो नाम है, वेंकैया से लेके, तब तक मुझे कोई नहीं लगता। हाँ, महिलाओं को प्रधान जरूर दे देंगे, क्योंकि उनको एक महिलाओं को भी राष्ट्रपति बनाना है। पिछली बार सुमित्रा महाजन को बुला के बिठा था, 3 दिन 4 दिन ताई यहाँ बैठी रही और बाद में ताई को बोला गया कि कोई और हम दलित को कर रहे हैं, आप चले जाइए, क्योंकि वो ब्राह्मण थी। इस बार महिला और ट्राइबल पे ज्यादा फोकस है।
क्योंकि गुजरात का ट्राइबल वोटर अभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं आता। बीजेपी के लिए गुजरात में वो ट्राइबल बेल्ट तकलीफ वाला है। वही बेल्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश को टच करता है। आज में बाद में उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में भी आपको ट्राइबल है, एक बड़ा बेल्ट बन जाता है ट्राइबल का। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल से, आसाम में ट्राइबल है, महाराष्ट्र में छुटपुट ट्राइबल है, जो फिर तेलंगाना को लग के जो एरिया है, तेलंगाना छत्तीसगढ़ जो नक्सल बेल्ट है वो। तो इन्हीं सभी ट्राइबल को खुश करने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए, हो सकता है कोई ट्राइबल आ जाए। अब इसमें अनुसुईया उइके भी ट्राइबल है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो भी ट्राइबल में आती है। वो मरमू भी ट्राइबल में है। ऐसे कई नाम है। लेकिन जैसा कि मोदी का शॉक ट्रीटमेंट होता है, आइन टाइम पे 11 तौर पे कौन नाम आएगा किसी को पता नहीं। नाम ऐसा आएगा जिसको ढूंढने के लिए हम एक दूसरे को फोन करेंगे और नेट में सर्च करेंगे, और उस राज्य के पत्रकारों को फोन करेंगे कि भाई इसका रिकॉर्ड क्या है, जरा बताओ, ये अभी राष्ट्रपति घोषित हुआ है। विपक्ष के लिए एक साझा उम्मीदवार ढूंढना बहुत जरूरी है। विपक्ष ने जरूर एक खेल खेली थी, एक ऐसा नाम सामने लाने का प्रयास किया, शरद पवार। लेकिन मैं पहले दिन से बोल रहा था कि शरद पवार राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, क्योंकि शरद पवार को अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स करनी है। राष्ट्रपति एक बार आप बन जाते हैं तो आपको बहुत सारी फ्रेम में अटकना पड़ता है। तो शरद पवार एक ऐसा नाम है जहां वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी ये रीथिंक कर सकती थी कि अब शरद पवार यदि सामने है तो हमारे पुराने संबंध भी शरद पवार से। लेकिन शरद पवार दोनों हाथ से शरद पवार ढोल की बजाने में एक्सपर्ट है, दोनों हाथ से ढोल बजाते हैं। तो एक हाथ उन्होंने मना करके बीजेपी पे भी एहसान कर दिया कि मैं नहीं बन रहा हूं, आप चिंता मत करो। और अब दूसरा जो नाम होगा, अब वो नाम कोई तो भी ऐसा नाम लाना चाहता है कि जो हारने के लिए तैयार हो, लेकिन नाम ऐसा समाज में प्रतिष्ठित हो कि लोगों को लगे कि ये बहुत बड़ा समाज सेवी है या बहुत बड़ा गांधीयन है, गांधी फिलोसोफर है, कि देखो इसको हराया बीजेपी। बीजेपी दूसरी तरफ बताएगी कि हमने तो लगातार इनसे पूछा, आपका आप हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहे थे, इन्होंने हमसे कुछ बोला ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमने अनाउंस कर दिया। सब अपने अपनी सेफ पोजीशन करने के लिए तैयार है। लेकिन 2000 जो अभी जुलाई में जो राष्ट्रपति बनेंगे वो टोटल रबर स्टैंप होंगे, नरेंद्र मोदी के अपने रबर स्टैंप होंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा, यदि मैं जाऊं तो एक महिला और ट्राइबल हो सकती है। अब इसमें कौन हो सकता है, नई महिला ट्राइबल, जरूरी नहीं गवर्नर ही हो या कोई भी हो, किसी समाज सेवी को भी उठा के ला सकते हैं कि चलो आप राष्ट्रपति बन जाओ। क्योंकि हमने वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनको भी हमने देखा, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास पीएमओ में भी रह चुके थे। सब कुछ करने के बाद 5 साल 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं देखा जो राष्ट्रपति ने कोई छाप छोड़ के चली गई होगी। राष्ट्रपति रेगुलर रूटीन के करते रहे, ना राष्ट्रपति का कोई वक्तव्य आता था, ना राष्ट्रपति किसी बात को चिंतित नजर आते थे। राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल हॉलीडेज समझ के 6 साल निकाल लिया। ऐसा ही राष्ट्रपति उनको 2024 में चाहिए, क्योंकि 2024 में सारे रीजनल पार्टीज ने अपने अपने राज्यों में यदि लोकसभा पे जोर दिया, तो ऐसे में राष्ट्रपति का पूरे अपने कब्जे में होना ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नाम का इंतजार करना चाहिए। डिस्कशन अब नाम पे ही हो सकता है, कौन आए कौन नहीं है। अभी भाई साहब ने 12 नामों की लिस्ट दी, ऐसे कई नाम मार्केट में उछल रहे हैं। बार बार लोग, इंदौर वाले लोग फोन करके बोलते हैं कि बस इस बार ताई का हो रहा है, किस राज्य का बोलते हैं कि बस इस बार हो रहा है। ऐसे कई नाम स्वयंभू भी आते हैं, लेकिन नाम कौन सा आएगा, कैसा आएगा, ये आश्चर्यजनक होगा। लेकिन नाम वही होगा जो रबर स्टैंप होगा और टोटल शरणागत रहेगा, चरणों में रहेगा नरेंद्र मोदी जी के, वही बन सकता है। मोदी जी कभी रिस्क नहीं लेते और इस मामले में भी वो रिस्क लेने वाले नहीं है। और राजनाथ को तो कतई नहीं करेंगे, क्योंकि राजनाथ जी को अभी हाल ही में लखनऊ के एक मीटिंग में थोड़ा सा लेट बुलाया, तो उन्होंने अपने भाषण में बोल दिया तुरंत, मुझे तो बुलाया नहीं गया था, पता नहीं 11 आवर पे बोला गया कि यहाँ आना है तो इसलिए मैं आया। तो जो राजनाथ यदि ऐसा गर्म होकर तवे पे यदि छिलका पानी फेंकेंगे, वो नहीं चाहिए। वेंकैया नायडू को कैबिनेट से निकालने के लिए उपराष्ट्रपति बनाया था। वेंकैया पे अभी भी वो विश्वास नहीं रखते कि वो उनके आदमी है, इसलिए वेंकैया को रिटायरमेंट 100% है। हाँ, उसके जगह एक मुस्लिम समुदाय को एक दिखाने के लिए विश्व समुदाय को कि हमने मुसलमान को उपराष्ट्रपति बनाया, तो केरल के गवर्नर को बना सकते हैं, क्योंकि उसको राज्य उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ा सा आपको ऐसा आदमी चाहिए कि जो सदन भी चला ले, इसलिए हो सकता है कि उनको ले आए। लेकिन ये भी अब सिर्फ संभावनाएं हैं, ये मुझे लगता है। बाकी अब राजनाथ सिंह क्यों जा रहे हैं और इतने जा रहे हैं और वो जा रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं क्या? विपक्ष हम पहले भी जाते आ रहे हैं, जब यूपीए की सरकार थी तब भी वो बीजेपी के पास जाते थे। ये रेगुलर परिपाटी है, ये रेगुलर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में कोई, जैसे हम चुनाव के टाइम पे जाते तो उंगली में इंक लगाते हैं, उंगली में इंक लगाने रेगुलर फॉर्मेलिटी है, वैसी फॉर्मेलिटी है जाके मिलना। और राजनाथ जी को भी मालूम है कांग्रेस से मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा और शिवसेना से मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा।
क्योंकि नाम किसी के पास नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहले मीटिंग में पूछती कि क्या नाम है जिसमें आप हमारा समर्थन मांग रहे हैं, तो नाम आपके पास भी नहीं है, नाम उनके पास भी नहीं है। जिन्होंने शरद पवार का नाम चलाया, शरद पवार ने मना कर दिया। मैं पहले दिन से कह रहा था, शरद पवार का जब बड़े बड़े अखबारों में छप रहे थे कि शरद पवार आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं। मेरी जो व्यक्तिगत बात हुई थी तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि क्या मतलब है जाने से। हाँ, वो ताकत लगा दे तो शायद जीत भी जाए, लेकिन वो खेल नहीं करना चाहते, क्योंकि कल राष्ट्रपति बनने के बाद वो तो बच जाएंगे, लेकिन फिर उनका परिवार बच जाएगा क्या? क्या अजीत पवार बच जाएंगे क्या? क्या सुप्रिया सुळे बच जाएगी क्या? या फिर बाकी जो बहनों के ऊपर जो ईडी की केसेस है वो बच जाएंगे क्या? सबको अपनी अपनी कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल टेंशन पड़ी हुई। ममता जी बहुत उत्साही होके बोल रही है। हमने देखा ममता जी ने तो प्रणव दा का भी विरोध किया था। याद करिए वो ऐतिहासिक फोटो, वो वीडियो जिसमें ममता जी मुलायम सिंह जी के पास गई थी और मुलायम सिंह जी ने ममता को समर्थन भी दिया था, और ममता जी अपने घर पहुंचते पहुंचते मुलायम सिंह जी फिर यूपीए के साथ हो गए, और फिर ये भी स्थिति हो गई कि मुलायम ममता सिंह जी यादव बार अपने बार, घर से ही नहीं निकले थे और मुझे ममता मुझे वो भी बनर्जी याद है कि इंतजार करती रहती। ममता जी को इतना बुरा लगा, फिर बाद में ममता जी को ये पता पड़ गया कि दादा तो चुनाव जीत ही रहे हैं। ममता को अपने भी स्टेट में कंपल्सन हो गया था कि दादा को समर्थन करना। प्रॉब्लम ये फंसी थी कि दादा बात ही नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़े पत्रकार को, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको यूज किया, बोला कि तुम दादा को समझाओ। तो दादा हंसे, दादा बोले अरे वो आएगी, मैं बुला भी लूं मिलने के लिए, आगे आके फिर मुझे ज्ञान देगी तो क्या फायदा, चुनाव तो मैं जीत ही रहा हूं। फिर उन्होंने जाके एक मीटिंग करवाई, फिर उसने समर्थन दिया, और आपको याद होगा जब दादा राष्ट्रपति की शपथ लेने गए तो ममता पीछे के साइड पे बैठी हुई थी। तो जब शपथ लेके बाहर आए तो उन्होंने बाकायदा ममता से हाथ पकड़ के बात की। ये सारे जेस्चर्स होते हैं। तो ममता का उछलना, ममता का बैठना, ये पॉलिटिकली बहुत इररिलेवेंट है। सो ममता कैन नॉट बी टेकन एज टू सीरियस अ पॉलिटिशियन। शी कैन विन द इलेक्शन, लेकिन राजनीतिक दांव पेच में उतनी सीरियस है ये नहीं मैं मानता। आपने शरद पवार का नाम उछाला बगैर उनको कॉन्फिडेंस मिली। अब शरद पवार ने पोलाइटली मना कर दिया, इससे दिखता है कि आपका कोऑर्डिनेशन क्या था। आपने पहले नाम किसी का लेने के पहले आप पहले बात करती कि आप बताइए, आप तैयार हो जाइए, मैं बाकी सबको कंसेंसस करता हूँ। हाँ, मुझे एक बात शरद पवार की जरूर, एक बात, ये जो पिछली बार जो सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तब शरद पवार ने सबको एक बात कही थी कि हम कभी एक फ्रंट नहीं बना पाएंगे, ना कभी हम मोदी के खिलाफ कोई एक उम्मीदवार खड़ा कर पाएंगे। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को यह देखना है कि बीजेपी अपने राज्य से बाहर हो जाए। जब लोकसभा में आप जीत के आओगे तब उसके बाद हम बैठ के तय करेंगे किसके कितने आंकड़े हैं, क्या है और किसका क्या करना है, तभी कुछ सरकार बन सकती है। जी पहले से हमने तय कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे और ये लीड करेगा और वो लीड करेगा, वो कभी नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति पद के लिए इसी कभी बार गोपाल गांधी का नाम आता है, ऐसे ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी का, कोई सेनानी उठा के लाएंगे, कोई रिटायर्ड आर्मी का जनरल उठा के लाएंगे जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, उनको एक बलि का बकरा बना देंगे कि भाई आप लड़ो, ताकि उनको भी लगेगा कि चलो मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया हूं, और जनता को भी लगेगा कि जो हारा है वो बहुत एक अच्छे लेवल का आदमी था। और बीजेपी तो अपने संख्या बल पे तो आज जीती गई है, उनके पास तो है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव को लेके अब मुझे लगता है कि सिर्फ नाम का इंतजार करना है, और नाम मोदी के राज्य में कुछ बता नहीं सकते। देखो दिल्ली का एलजी भी किसको बनाने रहे थे, सारे लोग नाम ले रहे थे, और उठा के खादी ग्राम उद्योग को लेके आए। जिसने कल तक खादी बेची अब वो दिल्ली की सेवा करेगा। तो वो तो सोचते हैं ना कि भाई करना तो मुझे ही है, जी भाई, करना तो मुझे ही, किसी को बिठाना ही है ना। ये जगह पे एक आदमी को बिठाना है तो किसी को भी बिठा सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।